नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शर्मा जी एस अड्डा में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य से जितना क्वेश्चन आपका बन सकता है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या अदर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में, आपका इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का विकास कैसे हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुआ, पहले इसका कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। हालांकि जब मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है, मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य का जो विकास होता है यानी कि स्थापना, उसके जो बीच का जो काल होता है ना, उस काल में छोटे छोटे साम्राज्य का विकास होता है। यानी जैसे कुषाण वंश हो गया, शक वंश हो गया, ये सब का विकास होता है। लेकिन ये इतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं कि अपने साम्राज्य को चला सके। और धीरे धीरे क्या होता है, इन छोटे छोटे राजाओं का, साम्राज्य का विनाश यानी कि विलुप्त हो जाते हैं ये लोग। अब जब विलुप्त हो जाते हैं तो अंततः लास्ट में जब गुप्त साम्राज्य का स्थापना होता है, और गुप्त साम्राज्य का स्थापना 275 ईसा पूर्व में श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया जाता है। हालांकि इस डेट को लेकर कंफ्यूजन है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डेट मिलेगा। किसी में मिलेगा 240 ईसा पूर्व, किसी में मिलेगा 275 ईसा पूर्व। हालांकि डेट पर नहीं जाना है, डेट से क्वेश्चन नहीं पूछाता है। जब भी पूछेगा तो आपका पूछेगा, श्री गुप्त से क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं 50 बार से ऊपर पूछा गया है कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो गुप्त वंश की स्थापना आपका श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। और इसका जो प्रमाण मिलता है कि श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था, इसका प्रमाण प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के माध्यम से इसका प्रमाण मिलता है कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। देखिए, इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है यानी कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, उसके माध्यम से प्रमाण मिलता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेकेंड जो शासक है, उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। घटोत्कच गुप्त है, उससे क्वेश्चन नहीं बनता, उसको याद नहीं रखना है। जिसको जिसको याद रखना है, जहां से मेरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उस पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ देख लिए कि प्रयाग प्रशस्ति और स्तंभ लेख के अनुसार श्री गुप्त के द्वारा 275 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब आता है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त का जो शासन काल है 319 से लेकर 334 ईस्वी तक माना जाता है चंद्रगुप्त का शासन काल। हालांकि इसके डेट में भी कंफ्यूजन है, कहीं किसी बुक में आपको अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन हम लोग देखेंगे एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो एनसीईआरटी में आपका जो डेट दिया हुआ है वो 319 से लेकर 334 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल उसमें बताया गया है। अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्या था? गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, जो गुप्त संवत प्रारंभ किया हुआ था। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये जो गुप्त संवत प्रारंभ करता है ये 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत प्रारंभ किया जाता है। कब? तो 319 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण किया गया था। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। इसे इतना क्वेश्चन देख लिए। अब देखेंगे यह पहला भारतीय मूल का शासक था जो सोने के सिक्के चलाया हुआ था। देखिए, यह पहला भारतीय मूल का शासक था जिसने अपने शासन काल में सोने का सिक्का चलाया, जिसके तरफ सोने के सिक्के का दो पहलू होता है। एक तरफ जिसमें अपना खुद का पिक्चर तथा अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था कुमारी देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमारी देवी का पिक्चर, और तथा दूसरे तरफ लक्ष्मी देवी को दर्शाया गया था। अब
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्का से कि सिक्के के एक तरफ किसका पिक्चर और दूसरी तरफ किसका पिक्चर। तो सिक्के के एक तरफ चंद्रगुप्त व उसकी कुमारी देवी उनकी पत्नी थी चंद्रगुप्त प्रथम की, उनका पिक्चर, तथा दूसरे तरफ लक्ष्मी देवी की, लक्ष्मी देवी को दर्शाया गया था उनके सिक्के पर। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि वो पहला भारतीय मूल का शासक था जिसके शासन काल में सोने का सिक्का चलाया गया था। यानी कि भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाया हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग देख लिए। अब इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है? 335 से लेकर 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासनकाल माना जाता है। यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था जिसे गुप्त साम्राज्य के विस्तार का श्रेय दिया जाता है। देखिए, गुप्त साम्राज्य के विस्तार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के विस्तार का श्रेय आपका समुद्रगुप्त को दिया जाता है। लेकिन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और वहीं गुप्त साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाए तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक आपका श्रीगुप्त हो जाएगा और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। तथा गुप्त साम्राज्य के विस्तार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के विस्तार का श्रेय समुद्रगुप्त को दिया जाता है। ये 3 बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इनके जो दरबारी कवि थे हरिसेन, जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, अब समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, देखिए जो शासक था ना भारतीय इतिहास में, उन शासक से उनका जो भी था दरबारी कवि, उनके दरबारी कवि से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो हरिसेन थे वो हरिसेन थे कौन? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। कौन? हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और हरिसेन कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इनके रचना के अनुसार जो प्रयाग प्रशस्ति रचना है, इनके रचना के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यभट्ट के 8 राजाओं को पराजित किया हुआ था। समुद्रगुप्त ने आर्यभट्ट के 8 राजाओं को पराजित किया था। और इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना कौन किया था? तो हरिसेन किए थे। और हरिसेन कौन थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, अपने अजय युद्धों और अभियान एवं साम्राज्य विस्तार के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन कहकर समुद्रगुप्त को किसने संबोधित किया? तो भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित करने वाले जो व्यक्ति थे वो विंसेंट स्मिथ थे। और विंसेंट स्मिथ के द्वारा ही भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसको? समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, इस सिक्के से प्रमाण मिलता है कि यह संगीत प्रेमी था जिसे बीना बजाते हुए अंकित किया गया है। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? वो मतलब संगीत प्रेमी थे। और ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में कौन ऐसा शासक था जिनको संगीत प्रेमी कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को ही संगीत प्रेमी कहा जाता है। अब इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सिक्का से मिलता है। सिक्के में ये दर्शाया गया था एक तरफ कि वो बीना बजाते हुए उनको दर्शाया गया था सिक्का में। ठीक है, अगला देखेंगे, अश्वमेध यज्ञ करवाने का भी प्रमाण मिलता है। सिक्के से ही उनके जो भी शासन काल में, समुद्रगुप्त के शासन काल में यज्ञ करवाने का ही प्रमाण मिलता है। तथा बिना बजाते हुए उनको प्रमाण दिया जाता है कि वो संगीत प्रेमी थे तथा यज्ञ अनुष्ठान भी करवाते थे। ये सभी चीज का जो प्रमाण मिलता है आपका सिक्का से मिलता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन द्वारा बिहार के गया में एक बौद्ध मठ बनवाने हेतु उनसे अनुमति मांगा गया था। ठीक है, जिसका उल्लेख भी इसी के शासन काल में यानी कि सिक्के से ही प्राप्त होता है। क्या मिलता है? तो जो श्रीलंका के एक शासक थे राजा मेघवर्मन, याद रखिएगा ये बिहार स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा दीजिएगा। मेघवर्मन द्वारा बिहार के गया जिले में
कहाँ, बिहार के गया जिले में मेघवर्मन द्वारा समुद्रगुप्त से क्या किया गया था, अनुमति मांगा गया था कि आप हमें अनुमति दीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ गया जिले में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाएंगे। अब इसका भी प्रमाण कहाँ मिलता है, सब सिक्का, अभिलेख, इस सब से कहीं ना कहीं किसी किसी चीज का प्रमाण मिलते रहता है। ठीक है, अब देखेंगे साम्राज्य विस्तार इसका जो था, समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में हुगली से लेकर पश्चिम में यमुना व चंबल नदी तक। देखिए, ऊपर में हिमालय से लेकर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में आपका कहाँ तक, तो दक्षिण में नर्मदा नदी तक था, और पूर्व में हुगली से लेकर पश्चिम में यमुना व चंबल नदी तक इसका पूरे साम्राज्य का विस्तार था। अब इसका देखिए, अब इसका गुप्त साम्राज्य का जो भी कुछ मिलता है, प्रमाण मिलता है, वो कहाँ कहाँ से प्रमाण मिलता है, हम लोग देखेंगे इसका स्रोत, गुप्त साम्राज्य का स्रोत। तो एक तो आता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, दूसरा का लेख हो जाएगा, तीसरा का मुद्रा हो जाएगा, और चौथा यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। देखिए, पहला है कि साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत जैसे देवीचंद्र गुप्तम, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र और कालिदास की रचना, सॉरी कल्पसूत्र हो जाएगा, कामसूत्र नहीं है, कल्पसूत्र हो जाएगा। कल्पसूत्र और देवीचंद्रम, मुद्रा राक्षस और कालिदास की रचना है, साहित्यिक स्रोत है जिससे आपका गुप्त साम्राज्य का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और सेकेंड इंपोर्टेंट है लेख। लेख के माध्यम से भी प्रमाण मिलता है गुप्त साम्राज्य का। तो लेख क्या हो गया, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हो जाएगा, एरन अभिलेख हो जाएगा, ताम्रपत्र हो जाएगा, मुहरों लेख, इन सभी के माध्यम से गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। मुद्रा हो जाएगा, तो मुद्रा में जैसे सिक्का, देखिए सिक्का में आर्थिक और कला, जैसे कला में हम लोग देखे हैं क्या, कला में इसको समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए प्रतीत किया गया है सिक्का के माध्यम से। और आर्थिक में और विदेशी व्यापार, देखिए विदेशी व्यापार से तात्पर्य हुआ कि उस समय जो सोने का सिक्का चलाया जाता था, तो सोने के सिक्का से इसका यह प्रमाण निकाला जा सकता है कि विदेशी और आंतरिक, यानी कि बाह्य और आंतरिक दोनों व्यापार उस समय किए जाते थे। इससे कैसे प्रमाण चलता है, तो सोना का जो सिक्का था उससे इसको प्रमाण लगाया जा सकता है। और चौथा आता है यात्रा वृत्तांत, जिसे फाहियान और ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया हुआ था भारत, उससे प्रमाण मिलता है यात्रा वृत्तांत से कि किसका प्रमाण मिलता है, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में प्रमाण मिलता है। ठीक है, और इतना कवर किए। अब इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय से। अब उसके बाद हम लोग इसके बाद जो भी एक और टॉपिक आएगा, यानी कि एक और वीडियो करेंगे, उस वीडियो लेक्चर में गुप्त साम्राज्य को हम लोग पूरा निपटा देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।